जी हम जीरो हैं, लोकतंत्र में शून्य है, अर्थव्यवस्था में शून्य है। आप सब जो इधर बैठे हैं सब शून्य है भाई, जीरो अंडा है आप लोग, हम सब पूरा भारत जीरो है जी। बताइए क्या कहेंगी सर? क्योंकि वर्ल्ड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो वर्ल्ड हमारा डेटा चलता है, 2014 में हम 130 से 140 के रैंक पे थे और 2020 में आखिरी बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसपे हम 63rd नंबर पे आ चुके थे कि पूरा वर्ल्ड यहां पे आके बिजनेस करना अपने आप को कितना बेहतरीन समझता है। फिर बात करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जो कहते हैं डेड है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही है। मैं केवल 14-24 का कंपैरिजन सारे कर रही हूं आपके सामने। 2012 तक हमारी इकोनॉमी 9-9.5% की दर से बढ़ रही थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कारण जिसका यह था कि तब तक अभी हमारा ग्लोबलाइजेशन का डेटा सारा इंपैक्ट आ रहा था, फिर सबप्राइम क्राइसिस आया जिसका इंपैक्ट वर्ल्ड पे रिपल्स आना शुरू हुआ 2012 के बाद। फिर 12 से 14 तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केवल 7-7.5% ही बढ़ पाई और 14 से लेकर 24 तक का आंकड़ा आज भी यही कहता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग 7 से 9% की दर तक सालाना बढ़ रही है, CAGR, जिसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हम कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके एक्सपोर्ट पर। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है 14 से 24 के बीच में। सर्विस एक्सपोर्ट तो कितना आगे बढ़ चुका है उसका कोई मापदंड, अभी 5 टाइम्स हो चुका है। फिर हमारे बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, जिसको हम ग्रोथ, जीरो तो नहीं है कहीं पर भी सर, आपके सामने है डेटा, कहां से जीरो है आपको कहीं? सर नेगेटिव ना हो जाए ये आंकड़े सर ये आंकड़े हैं क्योंकि आंकड़ों की बात होती है। मैं बताता हूं सर आंकड़े, सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, सर कंप्लीट करने दीजिए। सर जीडीपी हमारा 2 से 4 ट्रिलियन हो चुका है। आरएसएस के आंकड़े मत सुनाइए, ये आरएसएस के आंकड़े हैं मैडम। सर चलिए पूरी की नहीं मानते सर, चलिए आप बताइए 80 करोड़ लोगों को रोटी देनी पड़ रही है, 21 लाख क्या करोगे इसका? सर जब 80 करोड़ को रोटी सरकार देती है, 5 किलो राशन, जब 21 लाख क्या करोगे होगा भाई? सर फिर हम एक काम करते हैं ना, सारे के सारे संस्थान बंद ही कर देते हैं। बंद मत करिए, CIC रिग्ड है आपका, EEC रिग्ड है आपका, सब कुछ ही रिग्ड है आपका, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे रिग्ड है, सब कुछ ही रिग्ड है। सब कुछ गलत है। अरे आंकड़े गलत हैं, एक आप बताइए। अच्छा चलिए सुनिए, क्या ये आरएसएस के आंकड़े हैं? मैं इन्हीं से सवाल पूछता हूं जी। अमेरिकन, मैं कोट कर दूंगा आपको, टॉप इकोनॉमिस्ट कहते हैं, और आप जाकर के चेक करिएगा, बच्चों गूगल पे जाकर जरूर चेक करना किस किस अखबार में लिखा है, 10 to 15 बड़े बिजनेस हाउसेस इस कंट्री को रन करते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स, इनको बोलने दीजिए, हंगर इंडेक्स पे जरा बोलिए, हैप्पीनेस इंडेक्स पे बोलिए। एटम बम फूटा है, अच्छा, एक डोनाल्ड ट्रंप का फूटा है और एक जो है राहुल का दावा है। अब सुन लीजिए, आजादी के बाद ये 2 सबसे बड़ी घटनाएं, इतने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर कभी नहीं लगे और आजादी के बाद से किसी विदेशी नेता ने भारत का इतना अपमान नहीं किया है। इससे आज तो कम से कम सुधांशु जी जरूर हमसे अग्री होंगे। मैं तो कहता हूं इनका हाल ट्रंप के साथ वो वाला है कि हम लोग 90 के दशक में गाना सुनते थे कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, दिल तोड़ दिया यार ने ही यार का। क्या हालत बना रखी है, क्या हालत बना रखी है सुधांशु जी। आज मैं मोदी जी के नेतृत्व में, मैं उनके नीतियों का विरोधी हूं, लेकिन पूरे देश की तरफ से, कम अपने तरफ से आज उनके नेतृत्व में हम आस्था जता रहे हैं कि इस ट्रंप नाम के दानव से लड़ो, हम आपके साथ हैं। ये एक दर्द मैं समझ सकता हूं अपने विरोधियों का। जब से मतपेटियां लुटनी बंद हो गई, इनको बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई, इनको बहुमत मिलना बंद हो गया। वोटर आईडी कार्ड 94 से आया, उसके बाद कांग्रेस को बहुमत कभी नहीं मिला। इवन आप समझिए सीसीटीवी जब से हो गया तब से बहुमत कभी नहीं मिला। जब से ओपन मीडिया हो गया बहुमत कभी नहीं मिला। ओपन जुडिशरी हो गई बहुमत कभी नहीं मिला। लिटरेसी रेट 50% हो गई, बहुमत नहीं मिला। तो उन लोगों को लग रहा है हे भगवान जाने कहां गए मेरे बीते हुए दिन, किसी तरीके से वापस आ जाएं मेरे बीते हुए दिन, इसलिए समस्या है। और मैं एक सीरियस बात कहता हूं, आप में से कितने लोगों को यह पता है, नहीं तो मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि ट्रंप ने इस टैरिफ में भी भारत के किन क्षेत्रों को पूरी तरह छोड़ रखा है? अभी फार्मास्यूटिकल, अभी गुनगाने कर रहे हैं। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं उसको सुनो। कह रहे हैं अभी भी गुणगान कर रहे हैं। अरे गुणगान नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं दोनों लोग विवेक शून्य हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, फार्मास्यूटिकल को छोड़ा है, स्मार्टफोन को छोड़ा है। क्यों? यह दर्शाता है मोदी जी की सरकार आने से पहले केवल 2 फैक्ट्रियां थी, आज 240 है। आज दुनिया में स्मार्टफोन की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग का दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। एप्पल की चाइना के बाद सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में। और मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ 2 साल पहले उसी एप्पल की फैक्ट्री में वर्कर्स स्ट्राइक होती है, उसी में तोड़फोड़ होती है, उसी में करोड़ों की लूटपाट की जाती है।
अब मैं कहना चाहता हूं आज की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, आज हाई टेक स्किल का जमाना है। आपने हाई टेक स्किल सीखी तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज ट्रम्प की भी हिम्मत नहीं है कि फार्मास्यूटिकल के ऊपर लगा दे, क्योंकि 40% हमारे ड्रग्स उससे जाते हैं। मगर सुनिए, मौका दूंगा, ये क्या सिखाना चाहते हैं? नौकरी 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 करते रहो। मेरे भाई, आज के जमाने में इतनी हाई टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है। आईफोन बनाया, सुनिए, अमेरिका के सारे आईफोन भारत से जाते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, विपक्षी बोला इन्होंने मुझे, तो मैं जवाब दे रहा हूं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ये 11 साल मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। 6% का इनोवेशन करते हैं, कहते हैं मेक इन इंडिया मोबाइल है। ये क्या बात हुई? आप जो है एआई, एक मिनट आप बीच में बोलने न दीजिए। तो एआई के रेस में आप बहुत पीछे हैं। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया आदि में अगर शरीर सौष्ठव रहता, जो आप राष्ट्रवाद से बड़ा ओतप्रोत रहते, तो चीन के जैसा आज अमेरिका से आज से 1 महीना पहले टकरा जाते। टकराने की आप ताकत तो अब लाए हैं, क्यों नहीं लाया पहले ताकत? मैं बता रहा हूं, पर अब तो टकरा रहे हैं ना, अब तो टकरा रहे हैं ना। लगता है अभी पूरा टकरा रहे हैं। और कैसे टकराएंगे? क्या करेंगे? युद्ध करते हैं अमेरिका के साथ? काम नहीं चलेगा। दिमागी 112 इंच चाहिए। फिर मैं कहता हूं विवेक शून्य है। फिर मैं कहता हूं विवेक शून्य है। देखिए दिमाग कोने में रख के काम कर रहे हैं।